नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप लोगों की हिंदी संस्कृत शिक्षिका। और आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के संस्कृत की एक पाठ को पढ़ाने वाली हूँ। और संस्कृत के इस पुस्तक का नाम है पीयूषम द्वितीयो भागः, यानी कि पहला भाग जो है वो कक्षा 9वीं के लिए है और द्वितीय भाग जो है वो कक्षा 10वीं के लिए है। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के एक पाठ को पढ़ा रही हूँ और इस पाठ के साथ साथ मैं इस पाठ में प्रयुक्त हुए व्याकरणों को भी थोड़ा थोड़ा समझाते जाऊँगी। आपको पूरा समझा पाना तो पाठ में संभव नहीं है, वो मैं अलग से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन व्याकरण के जो कुछ शब्द इसमें आए हैं या जो 2 से 3 शब्द एक साथ जब जुड़े हुए हैं तो उनको अलग करना, उनको अलग करके पढ़ना भी मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थोड़े बहुत जो विभक्तियाँ हैं या थोड़ी बहुत जो संधि हुई हैं उनका भी मैं आप लोगों को विवरण देती जाऊँगी पाठ के साथ साथ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा और जल्दी ही मैं वाक्य बनाने के तरीके के लिए भी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताऊंगी, जिससे कि आप अपने आप से कुछ अनुच्छेद, कुछ पत्र आदि लिख सके बिना याद किए हुए भी, यानी खुद से समझकर, खुद से ट्रांसलेट कर वाक्यों को। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये द्वितीय पाठ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, संपन्नता। तो पाटलिपुत्र का जो ऐश्वर्य है, पटना का जो ऐश्वर्य है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो पाटलिपुत्र बिहार वासियों को तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं और पाटलिपुत्र उसका पुराना नाम है। पटना के बारे में आप पहले भी बहुत कुछ जानते होंगे। पटना के कुछ पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पहले से पता होगा, थोड़ा बहुत इस पाठ में दिया हुआ है। तो पढ़ते हैं। यहाँ पे शुरू किया गया है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार राज्यस्य, तो राज्य में ये षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, जिसकी वजह से राज्यस्य हुआ। और षष्ठी विभक्ति के चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं का, के, की। अतः यहाँ पे क्या हुआ, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र यानी पटना सर्वेषु कालेषु, ये सर्वेषु और कालेषु दोनों जो है वो सप्तमी विभक्ति में हैं। तो सर्वेषु कालेषु यानी कि सभी काल में, सभी समयों में महत्वम अधारयत, महत्व रखता था। यानी कि वो सिर्फ आज महत्वपूर्ण हुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि पाटलिपुत्र हर काल में एक विशिष्ट स्थान, विशिष्ट महत्व धारण करता था, स्थान रखता था। बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको मैं दिखा के आपको समझा रही हूँ। ये जो लिखा हुआ है सर्वेषु कालेषु, तो यहाँ पे काल जो है, काल संज्ञा शब्द है और सर्वेषु उसके लिए एक विशेषण प्रयोग किया गया है। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस लिंग, जिस वचन या जिस विभक्ति में संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, उसी लिंग, उसी वचन, उसी विभक्ति में उनके विशेषण भी लिखे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हिंदी में भी अक्सर होता है, आपने देखा होगा, लड़का है एक वचन में है, पुल्लिंग है, तो उसके लिए विशेषण भी एक वचन और पुल्लिंग में लगाया जाता है, लंबा लड़का या छोटा लड़का, एक वचन में और पुल्लिंग में। उसी तरह अगर वचन बदल जाता है, लड़के हो जाते हैं तो लंबे लड़के या छोटे लड़के हो जाते हैं। अगर लिंग बदल जाता है, लड़की है तो लंबी लड़की, छोटी लड़की, यानी कि विशेष्य के अनुसार, संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार ही उसके विशेषण का भी प्रयोग होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इस वाक्य में कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र का हर काल में, हर समय में महत्व रहा है। अस्य इतिहासः, यहाँ पे अस्य इतिहास हुआ है संधि की वजह से, य में ई जुड़ी है तो एक ही मात्रा बन गई है। ठीक है, तो अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय
वर्ष परिमितः वर्तते। सार्ध मतलब साढ़े यानी आधा, सहस्त्र मतलब हजार और द्वय मतलब 2 वर्ष पुराना है। मतलब पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 यानी कि 2500 वर्ष पुराना है, यानी 2500 सालों से भी ज्यादा पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ पर यानी पाटलिपुत्र में धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करने वाली चीजें, महत्वपूर्ण व्यक्ति आदि रहे हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर आदि पटना के थे। राजनीति क्षेत्र में भी आप अगर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना से थे, कर्पूरी ठाकुर पटना से थे। उसी तरह उद्योग के क्षेत्र में भी यहाँ से निकले लोगों ने बहुत नाम कमाया है। तो विशेष ध्यान आकर्षित करता है पटना इन क्षेत्रों में। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान् ह्वेन्सांग इत्सिंह प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु च अक्रुः। यहाँ पे चक्रुः जो लिखा हुआ है, ये विच्छेद अगर करेंगे तो च अक्रुः मतलब कि ये भूतकाल में है, अक्रुः मतलब कि किए और च मतलब और। इस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेन्सांग इत्सिंह आदि लोगों ने पाटलिपुत्र का वर्णन, इस पटना नगर का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में किया है। संस्मरण ग्रंथ मतलब ये एक विधा है लेखन की, जो अपनी यादों के बारे में, अपने यात्रा के बारे में या अपने जीवन के में घटी किसी घटना के याद के बारे में जो लिखा जाता है उसको संस्मरण कहते हैं। तो इन विदेशी यात्रियों के संस्मरण में ग्रंथ में पटना का जिक्र हुआ है। पाठे अस्मिन, इस पाठ में, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा विशेष्य होगा उसी हिसाब से विशेषण भी होगा। तो पाठ जो है वो पाठ है, यानी पाठ में सप्तमी विभक्ति है, तो अस्मिन अस्मिन शब्द भी सप्तमी विभक्ति का यहाँ पे लिया गया है। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव की, उसकी संपन्नता की सामान्य परिचय दी गई है, मतलब साधारण परिचय दी गई है, क्योंकि पाटलिपुत्र का वैभव बहुत विशाल है और उसको एक छोटे से पाठ में संकलित नहीं किया जा सकता। इसीलिए सामान्य रूप से कोई जरूरी या महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगं वसद्विचित्रं महानगरं बभूव। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने अलग करने की कोशिश की है, आप लोगों के लिए अलग अलग से लिखा है। यहाँ पे संधि का विच्छेद भी कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके, मैं समझा भी रही हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया है, उसी हिसाब से प्राचीन भारत के नगरों में अन्यतमम मतलब एक, प्राचीन भारत के नगरों में एक, पाटलिपुत्र अनुगंग यानी गंगा के किनारे अवस्थित, वसद्विचित्रम अवस्थित महानगर बभूव है। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में से एक, गंगा किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र नगर विचित्र अर्थात अद्भुत महानगर है। ठीक है। तद विषय, अब यहाँ पे जो विच्छेद किया गया है, तत् जोड़ विषय यानी इसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमताख्ये काव्ये कथयति। इसके विषय में यानी पटना के विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने कुटनीमताख्य नामक काव्य में कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम। मतलब
कि मही मतलब धरती, यानी धरती का तल, धरा का तल, धरातल पर तिलक के समान और सरस्वती के कुल गृह मतलब ज्ञान का घर के समान एक महानगर है। इस धरातल पर, इस धरती पर, धरती के तिलक के रूप में सरस्वती के घर के समान यानी ज्ञान का खजाना के रूप में, ज्ञान के घर के रूप में एक महानगर अवस्थित है, जिसका नाम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। और ये इंद्र, पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र के स्थान यानी इंद्र के घर के समान, इंद्रालय के समान, इंद्र के महल के समान सुंदर और वैभवशाली है। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि धरातल पर, धरातल के तिलक और सरस्वती के कुल गृह के रूप में एक महानगर बसा हुआ है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है और वो इंद्रालय के समान सुंदर और वैभव से परिपूर्ण है। ठीक है। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। ये सब जो है ये आप देख रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति में ही प्रयोग हुआ है। मतलब इतिहास में सुना जाता है, यानी कहा गया है, बताया गया है। यत मतलब कि, या इतिहास में सुना जाता है या कहा गया है कि गंगा के तीरे, गंगा के किनारे में बुद्ध काल में ही पाटली ग्राम स्थित था। बुद्ध के समय से ही पाटली ग्राम नामक स्थित था। उस समय पाटलिपुत्र इसका नाम नहीं था, बल्कि पाटली ग्राम था। यत च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः यानी बहुत बार समागतः आए थे। यहाँ पर पटना में पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध कई बार यानी बहुतों बार आए थे। तेन कथितम आसित, उनके द्वारा, तेन जो है वो तत् सर्वनाम का तृतीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा उनके द्वारा। उनके द्वारा कथितम आसित कहा गया था, यद कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, कि ये गांव जो है वो महानगर होगा, महानगर बनेगा आगे जाकर भविष्य में। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। तो ये पाटली ग्राम, एक गांव जो है वो एक महानगर तो बन जाएगा, लेकिन इसमें कलहस्य यानी कलह का, झगड़े का, लड़ाई का, और अग्निदाहस्य आग लगने का, अग्नि से जलने का, जलपूरस्य यानी बाढ़ आदि का भय हमेशा बना रहेगा। भयाक्रांतम मतलब भय से ये हमेशा घिरा रहेगा। कौन भय से घिरा रहेगा? पाटली ग्राम, जो कि भविष्य में पाटलिपुत्र बन जाएगा, जो कि महानगर बन जाएगा, लेकिन उस शहर में, उस महानगर में हमेशा लड़ाई झगड़े की या आग लगने की या बाढ़ आने की संभावना बनी रहेगी, जो आज आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को समाचार में सुनने को मिलता होगा। कालांतरेण, समय बीतने के बाद, पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथित, समय बीतने के बाद, कुछ समय बाद, पाटली ग्राम ही, एव मतलब ही, ये एक अव्यय शब्द है, पाटलिपुत्रम इति पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। मतलब इस नगर की शोभा यानी सुंदरता और रक्षा की व्यवस्था जो थी, सुरक्षा जो थी, वो बहुत विशिष्ट थी, बहुत उन्नतिशील थी, उत्कृष्ट थी, अच्छी थी।
यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में ये बात कही है, ये लिखी है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय की बात। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सुतरा समृद्धम। इस नगर का, अस्य नगरस्य, इस नगर का वैभव जो ऐश्वर्य है वो प्रियदर्शी अशोक के समय और भी अधिक समृद्ध हो गया था, और भी ज्यादा बढ़ गया था, ऐश्वर्यशाली हो गया था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहा गया है कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य, बहुत काल से, बहुत समय से, यानी सदियों से पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, यानी ज्ञान की परंपरा, विद्वत्ता की परंपरा जो है वो पटना में वर्तमान है, प्राचीन काल से ही है। इति राजशेखर, ये बात राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर, आदर के साथ स्मरण किया है, याद किया है। यानी राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में ये बात याद करते हुए लिखा है कि बहुत समय से, प्राचीन काल से ही पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है, विद्वत परंपरा, ज्ञान की परंपरा, विद्वानों की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है। ठीक है, ये जो है राजशेखर का ही एक श्लोक है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अत्रोपव वर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगला विह व्यांगी। आपने पाणिनि, पिंगला आदि महान ज्ञानियों के, ऋषियों के और काव्य रचयिताओं के नाम तो सुने होंगे। वररुचि, पतंजलि आदि जो हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अत्र उपवर्षा वर्षावि, यहाँ पे वर्षों से, कई सालों से, वर्षों से पाणिनि, पिंगला, व्यांगिनी, वररुचि, पतंजलि आदि परीक्षिता ख्यातिम उपजगमुह, मतलब परीक्षित होते रहे, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते रहे, शिक्षित होते रहे और अपनी ख्याति भी बढ़ाते रहे, प्रसिद्धि भी पाते रहे हैं। अत्र, यहाँ की, यानी कि यहाँ पर पाटलिपुत्र में वर्षों से, सालों से, सदियों से पाणिनि, पिंगला, वररुचि, पतंजलि आदि ऋषियों ने, ज्ञानियों ने ज्ञान प्राप्त किया और ख्याति भी प्राप्त किए। ठीक है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कतिपयेषु, कतिपय, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, ये सब सप्तमी विभक्ति है बच्चों, ध्यान रखिएगा, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कतिपयेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नामांतरण, मतलब नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, अनेन ज्ञायते, इससे, अनेन मतलब इससे, ज्ञायते पता चलता है, यत कि नगरस्यास्य समीपे, इस नगर के समीप, पास में पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे पता चलता है कि इस नगर के आसपास पुष्पों का बहुत ज्यादा, बहुलम उत्पादनम, बहुत ज्यादा उत्पादन होता रहा होगा। तो इसी वजह से इस नगर का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर रख दिया गया होगा। ठीक है, पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुत्तलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र नाम भी जो है वो शब्द भी
पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के पुष्प के पुत्तलिकार रचनाम यानी पंखुड़ियों पर आश्रित है और इसी रूप में प्रचलित हुआ है। मतलब कि कुसुमपुर और पुष्पपुर तो फूल के नाम पर रखा ही गया होगा, लेकिन पाटलिपुत्र जो नाम है वो भी पाटल पुष्प के नाम पर ही रखा गया है, उसकी पंखुड़ियों के नाम पर। ठीक है। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरत काल यानी कि वो समय जिसमें दुर्गा पूजा आदि होती है, यानी कि बरसात के बाद और सर्दी के पहले का जो मौसम होता है ना, अक्टूबर नवंबर वाला, उसको शरत काल कहते हैं। तो कहते हैं कि शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त शासन काल में बहुत प्रचलित था। उस समय में गुप्त शासन काल में ये समारोह मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव, और ये शरत काल में मनाया जाता था। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। तत्र वहाँ पर उस समारोह में सभी लोग बहुत ज़्यादा आनंद मग्न होते थे, बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, आनंद मनाते थे, प्रसन्नता दिखाते थे। संप्रति जैसा कि आजकल के समय में है, दुर्गा पूजा अवसर में हम लोग देखते हैं करीब करीब वैसा ही उस समय का माहौल हो जाता था। जैसे अभी दुर्गा पूजा में लोग उत्सव मनाते हैं, मेला मनाते हैं, वैसा ही तादृश वैसा ही समारोह उस समय भी ये देखा जाता था, जो कि कौमुदी महोत्सव था। ठीक है। काल चक्र वशाद यानी कि काल चक्र से वशीभूत होकर, समय से वशीभूत होकर, समय के अनुसार, यद्यपि हालांकि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनबभूवत। मतलब कि समय से वशीभूत, समय के बीतने के अनुसार, हालांकि मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो था 1000 वर्ष तक, लगभग करीब करीब 1000 वर्ष तक जीर्णता यानी कि कमजोर हो गया था, श्रीहीन हो गया था, इसके शोभा में, ऐश्वर्य में कमी आ गई थी। करीब करीब 1000 वर्षों तक मध्य काल में, ये ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, खासकर वैकल्पिक प्रश्नों में, यानी कि जो ऑप्शनल आप लोग लिखते हैं उसमें। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभते। उसका संकेत कि मतलब ये जीर्ण अवस्था में चला गया था, कमजोर हो गया था पाटलिपुत्र, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे कि मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है, एक किताब है, मुद्रा राक्षस कोई राक्षस नहीं है। ठीक है। तो मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में पाए जाते हैं इस चीज के संकेत की पटना कुछ समय के लिए ऐश्वर्यहीन हो गया था। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश काल में, मुगलों के आने के बाद इस नगर का समुद्धार, फिर से उद्धार हुआ, फिर से उत्थान हुआ, ये आगे बढ़ने लगा। आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। तो मुगलों के शासन काल में तो उद्धार होना शुरू हुआ, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अच्छा खासा विकास हुआ। सुतराम मतलब अच्छा विकास हुआ, सुंदर विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम गात। तो ये नगर, नगरम इदम मतलब ये नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। कब पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ पाटलिपुत्र? मध्यकाल में। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर इस चैप्टर से तो प्रश्न हमेशा आता ही है 2-3। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गत। अयम च शब्द, और ये शब्द पत्तन शब्द से निकला है। पटना शब्द किस शब्द से निकला है? पत्तन शब्द से। ठीक है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति
अद्यापि पूज्यते, और नगर की पालिका देवी जो है यानी कुल देवी जो है नगर की, वो पटन देवी आज भी पटना में पूजी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ जो है अब इस शहर में आजकल क्या है वो बताया गया है। संप्रति आजकल पाटलिपुत्रम, पटना नाम नगरम जो पाटलिपुत्र था जो कि अब पटना नाम से विख्यात हो गया है, अति विशालम वर्तते, आजकल ये बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत विशाल हो गया है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और ये बिहार की भी राजधानी है। च मतलब और, ये भी एक अव्यय शब्द है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, अनुदिनम मतलब आए दिन, लगातार इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके अस्य उत्तरस्याम, इसके उत्तर दिशा में, ये सप्तमी विभक्ति है स्त्रीलिंग का, ठीक है, जैसे लतायाम होता है वैसे ही उत्तरश्याम है। तो इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में, ध्यान रखेंगे। तस्य उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। कहा गया है कि तस्या उपरि यानी गंगा के ऊपर ही, तस्या स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में है ना गंगा, इसलिए यहाँ पे तत्व का भी स्त्रीलिंग रूप लिया गया है। तो गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का दीर्घतम यानी कि सबसे बड़ा सेतु है, किंच और कुछ जो हैं रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है, मतलब और बन रहे हैं। रेलयान सेतु यानी कि रेल जिस पे चलाया जा सके ऐसा सेतु भी, ऐसा पुल भी बनाया जा रहा है। सेतु का मतलब पुल। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। इस बार जो सेंटअप एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न किया गया था कि पटना नगर के 5 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे। उसमें भी बहुत से बच्चों ने गलतियां की थी, तो यहाँ पे वही दिया गया है कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय यानी म्यूजियम, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सचिवालय, गोल गृह यानी कि गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यानम यानी चिड़ियाघर, मौर्यकालिक अवशेष यानी मौर्य काल के चिन्ह जो हैं वो, जो कि आपको कुम्हरार पार्क में मिलेगा, महावीर मंदिरम यानी महावीर मंदिर जो कि पटना के जंक्शन पे है, स्टेशन पे है, वो दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारा इति नाम से प्रसिद्ध है। मतलब प्राचीन पटना नगर में, यानी जो अभी सिटी है ना, पटना सिटी, वो प्राचीन पटना का प्राचीन स्थान है, तो इसीलिए इसको लिखा गया है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है, जहाँ पर सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और उसी जगह को गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध अभी भी माना जाता है, जिसको कि पटना साहिब नाम से जानते हैं, और वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणाः दर्शनार्थम आयान्ति। इसका अर्थ है कि वहाँ पर, यानी कि उस गुरुद्वारे में जहाँ पर 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, उस गुरुद्वारे में देशस्य अस्य यानी अस्य देशस्य इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है। एवं इस तरह से पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति।
सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति। कहा गया है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से, ये पंचमी विभक्ति में है, आज तक, प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारित करता है, वैभव रखता है, मतलब अपना उच्च स्थान रखता है, ऐश्वर्य रखता है। सर्वम च, ये सारी चीज़ें, जितना भी वैभव है उसका इतिहास जो है, उसके बारे में जो जानकारी चाहिए, वो सारी चीज़ें संकलित करके, जमा करके संग्रहालय यानी म्यूजियम में दर्शनीय मिति, दर्शन के लिए रखा हुआ है, देखने के लिए रखा हुआ है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदम महत्वपूर्णम, यानी पर्यटन के मानचित्र में, टूरिज्म के इम्पोर्टेंट जगहों में, मैप में यह नगर, नगरम इदम, यह नगर महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत धीरे धीरे से सारे शब्दों को पढ़ा है, अलग अलग करके, और जितना संभव था मैंने व्याकरण भी इसमें बताने की कोशिश की है। इससे आपको आसानी होगी, समझ में आएगा कि पाठ में लिखा क्या गया है। ठीक है, अब यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं जो कि आपको खुद याद करने होंगे। यहाँ पे शब्द जो हैं संस्कृत वाले, उन्हीं को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है और इसमें हिंदी अर्थ दिया गया है। ठीक है, संधि विच्छेद किए गए हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सब अक्सर प्रश्न में आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो व्याकरण परिशिष्ट आपके हर पाठ का इम्पोर्टेंट है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे ये सारे संधि विच्छेद ही हैं। आप इसमें से तो बस याद कर लीजिए संधि विच्छेदों को। यहाँ पे जो भी मैंने टिक किया हुआ है ना बच्चों, ये सब आपके क्वेश्चन में है, इसलिए टिक किया हुआ है मैंने, तो वो देख लीजिए। अभी फिलहाल इनको याद कर लीजिए, समय आएगा तो मैं आप लोगों के लिए संधि के भी वीडियो बना दूंगी अलग से, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय विभाग दिया हुआ है, मतलब प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, विभाजित करना है। प्रकृति का मतलब वो शब्द जिसमें प्रत्यय प्रयोग किया गया है, चाहे वो क्रिया हो या फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो, तो प्रकृति और प्रत्यय का विभाग यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये प्रत्यय जो लगता है जिस शब्द में, वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। कत प्रत्यय भूतकाल में प्रवृत्ति कर देता है। उसके बाद टाप जो है, ये प्रत्यय लगता है तो शब्द को स्त्रीलिंग रूप में बदल देता है। अनियर का मतलब है चाहिए के अर्थ में, यानी पूजनीयम, दर्शनीयम, पठनीयम, मतलब पूजने लायक है, पूजने योग्य है, दर्शन योग्य है, पढ़ने योग्य है, इस तरह का ये अर्थ बनाता है। ल्यप प्रत्यय मतलब यहाँ पे कर का बोध होता है, जैसे देख कर, पढ़ कर, हंस कर, लेकिन तब जब उसमें आगे उपसर्ग जुड़ा है, जैसे कि इसमें आगे उपसर्ग जुड़ा है, इस धातु में उपसर्ग जुड़ने के बाद कर अगर लिखा जाएगा तो ल्यप प्रत्यय होगा। अगर उपसर्ग ना हो तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। मैं इसको डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे समास दिए हुए हैं, मैंने हिंदी में समास के वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको भी देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इस पाठ के साथ उस वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर एक बार पलट के देखिएगा ताकि आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए बोर्ड के लिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है, पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायाम वदत। तो पाटलिपुत्र के विषय में बहुत कुछ इस पाठ में दिया हुआ है, तो आपको बोलने के लिए अलग से कुछ नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए नहीं आता है, तो
तो आप ये वाला जो 2 लाइन है ना वो भी आप लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। ये लाइन आप इस उत्तर में लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको हिंदी में उत्तर लिखने के लिए आता है तो आप उसका अनुवाद लिख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। आप इसमें लिख सकते हैं कि पटना एक प्राचीन नगर है जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है और इस नगर में बुद्ध का जन्म हुआ, जो कि कई बार यहाँ पे आए। पटना नगर को कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र आदि नामों से भी जाना जाता है, जिससे यहाँ का गुप्त वंश में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। इस तरह से आप बहुत कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं अगर प्रश्न में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए समस्त पदों को विग्रह करना है, मैंने बताया ही था कि यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, तो वही सारे शब्द हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या करना है, संधि विच्छेद, तो वो यहाँ पे किया हुआ है, हालांकि वहाँ मैंने पीछे टिक भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं उत्तर आपको बता रही हूँ। इन उत्तरों को आपको लिखने के लिए इस तरह से नहीं आता है आपके एग्जाम में। पूरी लाइन में उत्तर आपको संस्कृत में लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा, हिंदी में ही उत्तर लिखने दिया जाएगा। लेकिन ये सारे जो हैं आपको वैकल्पिक प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उत्तर लिख रही हूँ, बता रही हूँ। कुटनी मताख्यम काव्यम कस्य कवेह रचना अस्ति, तो यहाँ पे उत्तर होगा कुटनी मताख्यम काव्यम कस्य के जगह पर आप लिखेंगे दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति। ठीक है, कस्य कवेह दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति, यानी पूरे वाक्य में अगर लिखना हो तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कुटनी मताख्य काव्य दामोदर गुप्त कवि की रचना है। अब यहाँ प्रश्न है पाटलिपुत्रम कस्याह नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति, तो सिर्फ इस कस्याह को आप काट देंगे और उसके जगह लिखेंगे पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। गंगायाः आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि गंगा नगर के तीर में पाटलिपुत्र नगर अवस्थित है। अब ये कस्याह और नद्याह दोनों षष्ठी विभक्ति में है, स्त्रीलिंग रूप में, जैसे लतायाह है उसी तरह। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो कीदृशी की जगह पर आपको लिखना है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा आसीत्। ठीक है, बस कीदृशी की जगह पे ये आपको लिखना है। उसके बाद है राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, तो आप लिखेंगे राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्, कीदृशम नहीं लिखेंगे। ये प्रश्न वाले शब्द हटा के यहाँ पे उत्तर वाले शब्द लिख देने होते हैं। उत्तर लिखने का यही तरीका होता है, और दूसरे तरीके जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, मतलब काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखरः अलिखत, फिर कह यानी प्रश्न वाले शब्द के जगह पे राजशेखरः लिख दिया गया है। इन शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं जो पीछे मैंने टिक किए हुए हैं। ठीक है, संधि करना है, इनको जोड़कर लिखना है, ये भी दिया हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों से वाक्य बनाना है। यद्यपि मतलब हालांकि, यद्यपि स कुरूप अस्ति तथापि स विद्वान अस्ति, यद्यपि हालांकि वह कुरूप है फिर भी वह विद्वान है। दूसरा है संप्रति, तो संप्रति का मतलब होता है आजकल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं संप्रति भारतवर्ष विकासशील देश अस्ति। ठीक है, अतीव मतलब बहुत ज्यादा, सह अतीव चतुरः अस्ति, वह बहुत ज्यादा चतुर है। ठीक है,
स अतीव दुखितः अस्ति। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वाक्य जितना आसान बना सके, जितना छोटा बना सके उतना अच्छा है, ताकि गलतियां कम हो। मैं बार बार ये बात समझाती हूँ। ठीक है, अगला है महान। भारतवर्ष महान देश अस्ति। भारतवर्ष महान देश है। अगला नगरम। इदम नगरम गंगा नद्याः तीरे अस्ति। यह नगर गंगा नदी के किनारे है। अत्र। अत्र आगच्छ मतलब यहाँ आओ। बस एक आसान सा वाक्य। या यहाँ बच्चे खेलते हैं। अत्र बालकाः क्रीडन्ति। बहुत आसान सा वाक्य लिखे ताकि गलती ना हो। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स तो आप अपने बुक से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टिक किया हुआ है वो आप लोग कर लीजिएगा। अब प्रश्न निर्माण जो है वो यहाँ पे है। प्रश्न निर्माण करने का नियम ये है कि जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है वो शब्द जिस विभक्ति, जिस वचन या जिस लिंग में है, उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग में प्रश्न शब्द को लिखा जाता है। किम शब्द रूप जो है वो तीनों लिंगों में याद कर लीजिए और ये आसानी से हो जाएगा। तीर्थयात्रिणः के मतलब ये बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा के। ठीक है, उसके बाद है मध्यकाले। किस, तो इसका प्रश्न होगा कस्मिन् काले, किस काल में। पाटलिपुत्रस्य यानी कस्य मतलब किसका समुद्धार हुआ। आनंद मग्नाः तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दीजिएगा कि दिशाः। तत्र भगवान बुद्धः बहु कृत्वा समागतः। भगवान बुद्ध मतलब को हम लोगों को एक वचन में करना है, तो ये हो गया कः। नगरस्य शोभा अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम। अशोकस्य षष्ठी विभक्ति में है, एक वचन में है, तो यहाँ पे किम शब्द रूप का पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य लिख दिया गया है। ठीक है, काले काले उत्सवा भवन्ति। ये कौन सी विभक्ति, अभी मैंने बहुत बार पाठ में बताया है, ये सप्तमी विभक्ति है। तस्य षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, उसके बाद नगरम प्रथमा विभक्ति है। कौमुदी महोत्सव प्रथमा विभक्ति है। दुर्गा पूजा अवसरे सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, शब्दों के मेल करने हैं अर्थ से। मही का अर्थ मैंने आपको बताया था पृथ्वी। सुतराम अत्यधिकम यानी बहुत ज्यादा। पुरंदरः का अर्थ भी मैंने बताया था इंद्र। अन्यतमम का अर्थ शब्दार्थ में दिया हुआ है एकतमम। ठीक है, उत्कृष्टाः मतलब प्रकृष्टा। आगतः आगच्छत। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये कत धातु, कत प्रत्यय लगने से भूतकाल बना है और ये भूतकाल में लिखा हुआ है लंग लकार में, इसलिए एक जैसा है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को पाठ में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी होगी तो प्लीज़ 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 आप लोग बेशक बेझिझक और जब मन चाहे कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं। मुझसे जितना संभव हो पाएगा मैं आपके संदेहों को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।